16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के करीब 90,000 सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस सरेंडर के साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर अब खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट चुका था और जन्म हुआ था एक नए देश बांग्लादेश का। पर आखिर इस वॉर की शुरुआत हुई क्यों? कौन सी ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज थी जिसका यूज करके इंडिया ने ये वॉर जीती? क्या है 1971 वॉर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान का दो हिस्सों में टूटना शायद तभी लिखा जा चुका था जब पाकिस्तान बना था। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान दो जियोग्राफिकली सेपरेटेड हिस्सों में बना था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर थे। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड थी। वेस्ट के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट शुरुआत से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कम पॉपुलेशन होने के बावजूद बजट का अप टू 70% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था। ऑल्सो दोनों हिस्सों में मेजॉरिटी लोग तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज काफी डिफरेंट थी। जहां वेस्ट में ज्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के ज्यादातर लोग बंगालीज थे और बंगाली लैंग्वेज ही बोलते थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन बंगालीज पे उर्दू इम्पोज करने की कोशिश की। उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और बंगाली को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प्स और करेंसी से हटाना चालू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में इस लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वेस्ट के लिए विद्रोह की भावना जाग गई। लेकिन इन सब के बाद भी अगले 20 सालों तक पाकिस्तान की सिचुएशन काफी हद तक स्टेबल थी, पर यह सिचुएशन बहुत जल्द बदलने वाली थी। कट टू 1969 पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूल चल रहा था। कंट्री के प्रेसिडेंट और मिलिट्री के हेड थे जनरल याह्या खान। याह्या खान ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही पाकिस्तान में इलेक्शंस करवा के डेमोक्रेसी को वापस लाएंगे। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. और इस बार जो नेशनल असेंबली बनेगी, बेसिकली उनकी जो पार्लियामेंट बनेगी, उसमें पहली बार ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीट्स रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि ईस्ट की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। दिसंबर 1970 में ये इलेक्शंस हुए और जब उसके रिजल्ट्स आए तो पूरा पाकिस्तान शॉक में था। ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट की 169 में से 167 सीट्स जीत ली थी। 313 सीट्स की नेशनल असेंबली में अब उन्होंने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया था और अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मतलब पूरे पाकिस्तान को रूल करने वाला प्राइम मिनिस्टर अब ईस्ट पाकिस्तान से आने वाला था। नेचुरली वेस्ट में बैठे नेताओं और मिलिट्री लीडर्स को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो वेस्ट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से ही इनकार कर दिया। एज अ रिजल्ट नेशनल असेंबली कन्वीन नहीं हुई और अवामी लीग सरकार बना ही नहीं पाई। ये पूरा इंसिडेंट ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक था। वो सब बिट्रेड फील कर रहे थे। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स हुई, सिविलियंस और आर्मी में क्लैशेस चालू हो गए और जल्द ही एक मजबूत बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट आकार लेने लगा। इस पूरे मूवमेंट की डिमांड थी एक अलग देश, बांग्लादेश। प्रेसिडेंट याह्या खान को समझ आ चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान में उनकी पकड़ छूटते जा रही है। इसीलिए उन्होंने मार्च 1971 में इस मूवमेंट को रोकने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने का फैसला लिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर दी, ऑपरेशन सर्च लाइट। 21 मार्च 1971 की रात को ये ऑपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। अगले दिन शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान से अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया, लेकिन अरेस्ट होने से पहले ही वो बांग्लादेश को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। This may be my last message. From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours. इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम की शुरुआत करती है। सिविलियंस के ऊपर हैवी वेपन्स यूज करके अंधाधुंध फायरिंग की गई। अवामी लीग के लीडर्स और सपोर्टर्स को चुन चुन कर मारा गया। इस पूरे जेनोसाइड के दौरान करीब 30 लाख लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के हाथों अपनी जान गंवा दी। ऑपरेशन सर्च लाइट के जवाब में कुछ सीनियर बंगाली आर्मी ऑफिसर्स ने बंगाली रेजिस्टेंस की शुरुआत की। वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए एक सेना बनाने लगे और इस सेना का नाम मुक्ति बाहिनी रखा गया। लेकिन फिलहाल मुक्ति बाहिनी पाकिस्तानी आर्मी के एडवांस्ड वेपनरी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान अवामी लीग के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स ने बॉर्डर क्रॉस करके
के इंडिया में एंट्री ली। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तानी आर्मी की ब्रूटैलिटी से बचने के लिए लाखों सिविलियंस भी इंडिया में एज रेफ्यूजीज आने लगे। कुछ ही महीनों में इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा रेफ्यूजीज आ चुके थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम में रेफ्यूज ली थी। इंडिया ने काफी जेनरसली इन लोगों के लिए अपनी बॉर्डर्स को ओपन कर दिया था, लेकिन रेफ्यूजीज की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन लोगों का रहना, खाना, मेडिकल केयर और बाकी जरूरतों का पूरा भार इंडिया पे आ पड़ा था। उस समय इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए गवर्नमेंट को इंडियंस पे 5 पैसे का रेफ्यूजी टैक्स लगाना पड़ा था, जो लेटर्स भेजते वक्त स्टैम्प खरीदने के लिए देना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद ये बर्डन इतना बड़ा था कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स भी हो सकती थी। साथ ही साथ इन रेफ्यूजी कैंप्स और आसपास के एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट था। बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस रेफ्यूजी क्राइसिस और ईस्ट पाकिस्तान में चलने वाले जेनोसाइड को रोकने के लिए जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी इंडिया के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाती हैं। वो चाहती थी कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इमीडिएट मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दे, जिससे बांग्लादेश लिबरेट हो सके और रेफ्यूजीज वापस लौट सके। लेकिन सैम मानेकशॉ ने इमीडिएट अटैक करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके उन्होंने 2 मेन आर्गुमेंट्स दिए। सबसे पहला आर्गुमेंट था कि इंडियन आर्मी अभी इतना बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो देश के अलग अलग हिस्सों में पोजीशन थी और उसे वॉर के लिए सही जगह में पोजीशन करने के लिए वक्त चाहिए था। इसके अलावा जीत के लिए जरूरी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की सफिशिएंट अरेंजमेंट करने में भी टाइम लगने वाला था। दूसरा आर्गुमेंट था कि इस अटैक के लिए तब का मौसम सही नहीं था। ईस्ट में मई के महीने में मॉनसून का टाइम था, जो वहां के कई एरियाज को दलदल में बदल देने वाला था, जिससे इंडियन आर्मी की मूवमेंट कई गुना स्लो हो जाएगी और पाकिस्तान का डिफेंस कई गुना इफेक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय बर्फ पिघलने के कारण हिमालय के कई पासेस खुल जाते हैं, जिससे चाइना के लिए इंडिया पे अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा और अल्टीमेटली इंडिया को एक 3 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। सैम मानेकशॉ का ये असेसमेंट इस बात का प्रूफ है कि वो एक ग्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। करीब 2500 साल पहले भारत में ऐसे ही एक और स्ट्रेटेजिस्ट हुए थे, चाणक्य, जो वॉर के साथ साथ ओवरऑल लाइफ में भी सक्सेस के सीक्रेट्स। मानेकशॉ के तुरंत वॉर में ना जाने के आर्गुमेंट सुनने के बाद इंदिरा गांधी उनसे सहमत हो गई। उन्हें यह भी पता था कि यूएस और चाइना दोनों पाकिस्तान के साथ हैं और इसीलिए वॉर में जाने से पहले उन्हें किसी भी एक बड़े देश का डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए होगा। मीटिंग में डिसाइड होता है कि वॉर में जाने का सबसे सही टाइम आज से 4 महीने बाद करीब लेट नवंबर में होगा। तब तक इंडियन मिलिट्री पूरी तैयारी कर लेगी और इंडियन गवर्नमेंट अपनी डिप्लोमेसी से वर्ल्ड ओपिनियन को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करेगी, ताकि हो सके तो पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो सके और बिना वॉर के ही बांग्लादेश को आजाद कराया जा सके। 15 मई 1971 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खुद अटैक नहीं किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी को वेपन्स और ट्रेनिंग्स देने लगे, ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी से एक इर्रेगुलर वॉर लड़ सके और उन्हें कमजोर कर सके। इसी दौरान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स एक डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च करते हैं, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में इंडियन डेलीगेशन लेके जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करने को कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रपोजल रखा जाता है। सभी जगह रेफ्यूजी क्राइसिस के चलते इंडिया को सिंपैथी तो मिलती है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट सख्त कदम नहीं उठाता। इवन यूएसए, जो खुद को डेमोक्रेसी का रक्षक बताता है, वो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी का मर्डर करने में सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान यूएसए का क्लोज अलाय तो था ही, साथ में पाकिस्तान यूएसए और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट वो पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियल एड तक प्रोवाइड कर रहे थे। इन सब के बीच अगस्त 1971 में इंडिया को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल होती है। इंडिया और सोवियत यूनियन ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर ली। मतलब अब इंडिया या सोवियत यूनियन में से किसी एक पे अटैक होने पर दोनों कंट्रीज मिल के उस दुश्मन से लड़ेंगी। वॉर के दौरान ये ट्रीटी इंडिया के बहुत काम आने वाली थी। नवंबर का महीना आ चुका था और इंडिया को ये रियलाइज हो चुका था कि पाकिस्तान इशू को डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता और अब इंडिया के पास केवल एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन था वॉर।
इंडिया को पता था कि वॉर स्टार्ट होते ही पाकिस्तान उन्हें वेस्टर्न फ्रंट से अटैक करेगा ताकि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़े। इसीलिए इंडियन मिलिट्री दोनों ही फ्रंट्स में लड़ाई के लिए तैयार थी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में इंदिरा गांधी ने मिलिट्री को अटैक के फाइनल ऑर्डर्स दिए। करीब एक हफ्ते बाद 4 दिसंबर के दिन इंडिया पाकिस्तान पे एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च करने वाला था। इंडिया की तैयारी देख के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याह्या खान को समझ आ चुका था कि इंडिया किसी भी वक्त ईस्ट पाकिस्तान में अटैक कर सकता है। वो इंडिया को किसी भी हाल में ईस्ट से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पैनिक होकर 3 दिसंबर के दिन ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद ही इंडिया पे वेस्ट से अटैक कर दिया। शाम के 5:45 बजे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इंडिया के कई एयरफील्ड्स के ऊपर आ गए। पठानकोट, अमृतसर और आगरा जैसे कई एयर बेसिस पे हैवी बॉम्बिंग हुई। एयरफोर्स में एक सॉर्टी का मतलब होता है टेक ऑफ से लैंडिंग तक एक अटैकिंग ट्रिप। उस दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टोटल 50 सॉर्टीज कंडक्ट करी थी, तो करीब 180 बॉम्ब्स गिराए थे। लेकिन इस पूरे अटैक में केवल इंडिया के रनवेज को डैमेज पहुंचा, जिसे इंडियंस ने कुछ ही घंटों में रिपेयर कर लिया। इंदिरा गांधी और बाकी अथॉरिटीज को जब इन अटैक्स के बारे में पता चला तो उन्होंने चैन की सांसें ली। पहले अटैक करके पाकिस्तान ने वॉर का पूरा ब्लेम अपने सर ले लिया था और अब बारी थी इंडिया के जवाब की। रात के 11:15 बजे सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी को ब्रीफ करते हैं और अटैक लॉन्च करने की फॉर्मल परमिशन मांगते हैं। कुछ ही देर बाद इंदिरा गांधी अटैक लॉन्च करने का फाइनल डिसीजन लेती हैं और इसके बाद वो देश को ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू एड्रेस करती हैं। Some hours ago, soon after 5:30 p.m. on the 3rd of December, Pakistan launched a full-scale war against us. Today, the war in Bangladesh has become a war on India. इसी के साथ इंडिया ऑफिशियली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन यानी 4 दिसंबर की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे 2 गुना ज्यादा एग्रेसिव अटैक लॉन्च किया। इस अटैक में टोटल 120 सॉर्टीज पूरी की गई, जिसमें पाकिस्तान के एयर बेसेस और उनके एयरक्राफ्ट्स को मेजर डैमेज पहुंचा। दूसरी तरफ इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट ईस्ट पाकिस्तान के 2 पोर्ट्स चित्तगोंग और कॉक्सेस बाजार पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से 12 एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स का यूज करके दोनों पोर्ट्स पे स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई और उन्हें बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया। उसी रात इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्रंट पे ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कराची पोर्ट पे हमला करना। उस समय इंडिया के पास ऐसी एक भी वॉरशिप नहीं थी जो रात में मिसाइल से हमला कर सके, लेकिन इंडिया ने रिसेंटली सोवियत यूनियन से ओसा क्लास मिसाइल बोट्स खरीदी थी, जो साइज में तो काफी छोटी थी लेकिन P-15 टर्मिट जैसी खतरनाक मिसाइल से हमला कर सकती थी। पर एक प्रॉब्लम थी, ये मिसाइल बोट्स केवल शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकती थी, मतलब ये अपने आप कराची पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए नेवी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बैटलशिप INS कील्टन से इन मिसाइल बोट्स को बांध लिया और कराची पोर्ट के नजदीक पहुंचने तक उन्हें टो किया। मिसाइल बोट्स को तभी स्टार्ट किया गया जब वो कराची पोर्ट के काफी नजदीक पहुंच गई। करीब रात के 10:30 बजे इन मिसाइल बोट्स ने एक भयानक अटैक लॉन्च किया। पोर्ट में डॉक्ड पाकिस्तान की बैटलशिप्स PNS खैबर और PNS मुहाफिज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और डूब गई, और उनकी वीनस चैलेंजर को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया। साथ में इंडियन नेवी ने वहां रखे ऑयल टैंकर्स को भी सक्सेसफुली हिट किया, जिस कारण पूरे कराची पोर्ट में एक भयानक आग लग गई जो कई दिन तक जलती रही। इंडिया के इन सभी जवाबी हमलों को देखकर पाकिस्तान काफी शॉक्ड था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। राजस्थान के डेजर्ट रीजन में एक टाउन है लोंगेवाला। वॉर के दौरान लोंगेवाला पोस्ट में इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट की केवल एक कंपनी तैनात थी, जिसमें केवल 120 सोल्जर्स थे। इनके कमांडर थे मेजर KS चांदपुरी। पाकिस्तानी आर्मी ने रात में मौका देख के अपने 2 से 3 हजार सोल्जर्स के साथ यहाँ हमला कर दिया। 20 गुना ज्यादा सोल्जर्स के साथ साथ उनके पास हैवी आर्टिलरी गन्स और करीब 45 टैंक्स भी थे। इस अटैक को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी को इंडियन एयरफोर्स की मदद चाहिए थी। जैसलमेर एयरबेस पे 4 हंटर एयरक्राफ्ट मौजूद थे, लेकिन वो रात में ऑपरेट करने के केपेबल नहीं थे। अब पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स केवल 300 मीटर दूर थे और मेजर चांदपुरी को उन्हें किसी भी कीमत पे रात भर आगे बढ़ने से रोकना था। उन्होंने अपने मशीन गनर्स को ऑर्डर दिया कि वो लगातार हाई वॉल्यूम में फायर करें। ये फायरिंग काफी लो कैलिबर की थी, इसीलिए टैंक्स को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इतनी हैवी फायरिंग देखकर पाकिस्तानियों को लगा कि लोंगेवाला पोस्ट को हजारों इंडियन सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों को वहां बार्ब्ड वायर्स पड़े हुए
मिले, जो इंडियंस ने अपने पोस्ट के अराउंड पोस्ट को मार्क करने के लिए लगा रखे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को लगा कि इंडियंस ने बार्ब्ड वायर्स को माइनफील्ड एरिया को मार्क करने के लिए लगाया है। बेसिकली उन्हें लगा कि आगे माइंस लगी हुई हैं जो उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। पाकिस्तानियों ने डिसीजन लिया कि इतने सारे इंडियन सोल्जर्स से भिड़ना और माइंस को क्लियर करना रात में सही नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपने अटैक को सुबह होने तक टाल दिया। सुबह होते ही जैसलमेर से एयरफोर्स ने हंटर एयरक्राफ्ट्स का एयर सपोर्ट भेज दिया। इन एयरक्राफ्ट्स ने कई सॉर्टीज लगाई और पाकिस्तानी टैंक्स पे हैवी बॉम्बिंग करी। दर्जनों पाकिस्तानी टैंक्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। 6 दिसंबर की रात तक पाकिस्तानी ट्रूप्स को हैवी लॉसेस हो चुके थे और उनकी मदद के लिए भी पाकिस्तानी एयरफोर्स से कोई नहीं आया। अल्टीमेटली एक करारी हार के बाद उन्हें रिट्रीट करना पड़ा। 7 दिसंबर तक इंडियन आर्मी ने ईस्ट में भी मेजर प्रोग्रेस अचीव कर ली थी। ईस्ट पाकिस्तान का पहला मेजर टाउन जैसोर लिबरेट हो चुका था। ये एक बड़ी जीत थी क्योंकि यहाँ पे एक पाकिस्तानी एयर बेस मौजूद था जिसे अब इंडियन एयरफोर्स अपने फर्दर अटैक्स के लिए यूज करने वाली थी। बांग्लादेश को पूरी तरह से लिबरेट करने के लिए इंडियन आर्मी को ढाका को कैप्चर करना जरूरी था क्योंकि ढाका ही ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल था। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होने वाला था। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर से आगे बढ़ने वाली इंडियन आर्मी की ट्रूप्स ने 10 दिसंबर तक सिलहेट टाउन का एरिया कैप्चर कर लिया था और अब उन्हें मेघना रिवर पार करके ढाका की ओर आगे बढ़ना था। लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था, आशुगंज। पाकिस्तान ने आशुगंज में बहुत बड़ी सेना लगा रखी थी ताकि इंडिया मेघना को क्रॉस ना कर पाए। इंडिया को इन्हें हराने में कई दिन लगने वाले थे और साथ में लॉस ऑफ लाइफ तो होगा ही। इसीलिए वहां मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे इंडिया बिना लड़े ही आशुगंज जीत गया। इंडियन आर्मी ने अपने MI4 हेलीकॉप्टर्स का यूज किया और 4000 इंडियन सोल्जर्स को सीधा मेघना के पार एयरलिफ्ट कर दिया। आशुगंज को बाईपास किया जा चुका था। वहां पोजीशन पाकिस्तानी आर्मी केवल देखती रह गई और कोई एक्शन नहीं ले पाई। इंडियन आर्मी चारों दिशाओं से आगे बढ़ रही थी और अब इंडिया के लिए ढाका दूर नहीं था। लेकिन तभी वॉर में पाकिस्तान के सपोर्ट में एंट्री होती है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की, और वो देश था अमेरिका। पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए ने अपनी नेवी की टास्क फोर्स 74 को बे ऑफ बंगाल की ओर भेज दिया। इस फ्लीट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, 8 नेवी शिप्स और 1 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी। साथ में यूके ने भी इंडिया के अगेंस्ट अपनी ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ नेवी शिप्स अरेबियन सी की ओर भेज दी थी। पाकिस्तान, यूएसए और यूके, इन तीनों से एक साथ डील करना इंडिया के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए शायद ये भूल गए थे कि इंडिया के पास भी एक दोस्त है। इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी उसका यूज करके इंडिया ने उनसे हेल्प मांगी। सोवियत यूनियन ने बिना देरी किए अपनी पैसिफिक फ्लीट को इंडिया के सपोर्ट में भेज दिया। इस फ्लीट में 5 शिप्स और 6 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स थी। सोवियत की फ्लीट ने यूएस की फ्लीट को घेर लिया और यूके की फ्लीट का रास्ता रोक दिया। एक न्यूक्लियर वॉर के डर से यूएस और यूके ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और इंडिया के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा हट गया। 11 दिसंबर तक इंडियन आर्मी चारों दिशाओं से जीत हासिल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसे देखते हुए पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेना नॉर्थ से पीछे हटते हुए ढाका की ओर जाने लगी। अगर ये सभी पाकिस्तानी ढाका पहुंच के वहां मौजूद सेना से मिल जाते तो फिर ढाका को आजाद करना इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग होता। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने एक जबरदस्त कंबाइंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। एयरफोर्स के करीब 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने तंगैल रीजन में करीब 800 इंडियन पैराट्रूपर्स को ड्रॉप किया। तंगैल रीजन पीछे आती हुई पाकिस्तानी सेना और ढाका के बीच में पड़ता था। इफेक्टिवली इस ड्रॉप के बाद पाकिस्तानियों का ढाका का रास्ता बंद हो चुका था। 800 पैराट्रूपर्स के अलावा इंडिया ने आसपास के एरियाज में जूट से बनी डमीज को भी ड्रॉप किया। ये डमीज दूर से बिल्कुल इंडियन सोल्जर्स जैसी दिखती थी। ऐसा किया गया ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि इंडियन पैराट्रूपर्स का नंबर बहुत ज्यादा है और वो इन्हें अटैक करने की हिम्मत ना करे, और हुआ भी ऐसा ही। ये मिशन काफी सक्सेसफुल हुआ और इसने इंडिया को जीत के काफी करीब ला दिया। 14 दिसंबर तक ढाका पूरी तरह से घिर चुका था और इंडिया ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर की मांग रख दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को एक इंटेलिजेंस हाथ लगी, जिसके अकॉर्डिंग ढाका में मौजूद गवर्नमेंट हाउस में ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले थे, जिसमें वो वॉर को कंटिन्यू रखने पर डिसीजन लेने वाले थे। लेकिन ये मीटिंग प्लान के हिसाब से नहीं जाने वाली थी। इस मीटिंग के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने कुछ ऐसा किया जिसने पाकिस्तान को जड़ से हिला दिया। विंग कमांडर बिश्नोई और उनके
उनके साथ 3 और पायलट्स ने अपनी मिग 21 में उड़ान भरी और चलती मीटिंग के दौरान एक जोरदार एयर स्ट्राइक कंडक्ट की। पूरा गवर्नमेंट हाउस धुआं हो गया। गवर्नर AM मलिक ने भागकर एक एयर रेड शेल्टर में अपनी जान बचाई और कांपते हुए हाथों से अपना रेजिग्नेशन लिखने लगे। गवर्नर के रेजिग्नेशन के साथ ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बैकबोन अब टूट चुकी थी। 15 दिसंबर तक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अंदर से हार मान ली थी। इंडियन आर्मी का ढाका पे कब्जा हो चुका था और इंडियन नेवी ने समुद्री रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था। बेसिकली पाकिस्तानियों के एस्केप का कोई चांस नहीं था। पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी और बाकी बिल्डिंग्स में छिपे हुए थे। इस दौरान सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी ट्रूप्स और पाकिस्तान की ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल नियाजी को मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अनकंडीशनल सरेंडर की मांग रखी। इन मैसेजेस से पाकिस्तानियों को मोराल पूरी तरह से टूट गया। मेजर जनरल जेकब, जो इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे, 16 दिसंबर को उन्हें जनरल नियाजी के पास सरेंडर के नेगोशिएशंस करने के लिए भेजा गया। कई घंटों के इंटेंस नेगोशिएशन के बाद जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो गए। उसी दिन ढाका के रमना रेस कोर्स में पाकिस्तान की सरेंडर सेरेमनी हुई। सेरेमनी की शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन कंटिंजेंट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल GS अरोरा की निगरानी में पब्लिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया और फाइनली रोते हुए अपने एपेलेट और रिवॉल्वर निकाल के जनरल अरोरा को हैंड ओवर कर दिया। ये एक्ट पूरे पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर को सिंबलाइज करता था। इसी के साथ पाकिस्तान के करीब 93,000 सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर कर चुके थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी मिलिट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अब खत्म हो चुकी थी और बांग्लादेश आजाद हो चुका था। वॉर के बाद इंडिया ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को एज प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया और उन्हें जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भेजने की जिम्मेदारी ली। साथ ही साथ इंडिया ने 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज के सेफ रिटर्न को फैसिलिटेट किया। अगले कुछ महीनों में शेख मुजीबुर रहमान इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने। बांग्लादेश को एक के बाद एक कंट्रीज से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने लगा और फाइनली बांग्लादेश ने इंडिया की मदद से खुद को रीबिल्ड करना भी चालू कर दिया। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है 3000 से ज्यादा उन इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने इस जंग में अपनी शहादत दी, और ये ट्रिब्यूट है हमारे देश भारत को, जिसने सभी अपोजिंग कंडीशंस के बाद भी जस्टिस का साथ दिया।